वेलकम टू इंडियन फाइट की ये है UFC 316 का पोस्ट फाइट वीडियो। अगर आप गलती से इस चैनल में आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। शायद शानदार एडिट नहीं है, पर मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपको पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर इस वादे में मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो 4 गालियाँ दीजिएगा और अनसब्सक्राइब कीजिएगा और जाइएगा। खैर, ये सब बकवास तो होती रहेगी। हम शुरुआत करते हैं पहली फाइट से। पहली फाइट थी विसेंटे लुके वर्सेस केविन हॉलैंड। जैसा कि मैंने एनालिसिस के समय कहा था कि मुझे नहीं पता कि कौन सा केविन हॉलैंड आएगा, प्रोफेशनल केविन हॉलैंड या फिर सिर्फ चेक लेने के लिए जो केविन हॉलैंड आया है। लगता है इस फाइट में प्रोफेशनल केविन हॉलैंड आया था। जैसी ही फाइट शुरू हुई, केविन हॉलैंड को टेक डाउन करने की कोशिश की विसेंटे ने, पर इस चक्कर में उसने नेकेड टेक डाउन अटैम्प्ट किया और उस चक्कर में उसने काफ़ी सारे पंच खाए और उसके बाद उसने टेक डाउन अटैम्प्ट किया नहीं। ऐसा नहीं है कि पहला राउंड बहुत बुरा था विसेंटे लुके के लिए। विसेंटे लुके ने अच्छे खासे पंच जो है वो लैंड किया और काफ़ी सारा पावर भी ट्रांसफ़र किया, पर यह बात साफ साफ नज़र आ रही थी कि केविन हॉलैंड विसेंटे लुके से फास्टर था, बिगर था, मोर पावरफुल था। क्लियरली पहला राउंड केविन हॉलैंड का ही था 10-9। और दूसरा राउंड चालू हुआ। चालू होने के बाद राउंड में कुछ हो पाता उससे पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सबमिट किया केविन हॉलैंड ने डार्क चोक के थ्रू विसेंटे लुके को, और ये केविन हॉलैंड की जीत। पहले विसेंटे लुके की बात कर लेते हैं यार। विसेंटे लुके एक समय ऐसा था कि बिल्कुल टाइटल शॉट के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ था। फिर उसको हेड इंजरी हुई, जिसके बाद मेरा मानना था कि उसको वापस नहीं आना था। पर यार, हम लोगों को जज करने से पहले ये भी तो सोच सकते हैं कि हमें नहीं पता कि उनकी पारिवारिक हालत कैसी है, उनकी आर्थिक हालत कैसी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिस इज़ दी ओनली थिंग दे नो। आप बचपन से सिर्फ फाइट कर रहे हो और आपको चैंपियन बनने का सपना है और सिर्फ फाइट 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 ही आपकी ज़िंदगी है। एकदम से आप फाइट चेंज करके सिंगर तो नहीं बन सकते ना, कुछ और तो नहीं बन सकते ना, टाइम लगेगा कुछ और बनने में। तब तक रोजी रोटी भी तो कमाना है ना। शायद यही कारण हुआ कि केविन विसेंटे लुके वापस आया फाइट में, एंड ही वॉज परफॉर्मिंग गुड एक्चुअली इस फाइट में। ठीक है ना, केविन हॉलैंड ने उसको हराया, बट ही वॉज नॉट लुकिंग बैड एट ऑल। आई होप दैट ही टेक्स रिटायरमेंट और समथिंग लाइक दैट, बट इफ ही कंटिन्यूज टू फाइट, आई एम नॉट हियर टू जज। ठीक है, अब केविन हॉलैंड की अगर हम बात करें ना, तो क्या विसेंटे लुके को हराने के बाद केविन हॉलैंड जो है 170 पाउंड में रैंक फाइटर बन गया होगा। मेरे को उम्मीद है कि वो इस सब चीज़ों को सीरियसली लेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर केविन हॉलैंड मेहनत करे ना तो वो चैंपियन बन सकता है। बाय द वे, जब मैं आपसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि मार्क कर को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है यूएफसी के। बेटर लेट देन नेवर यार। मार्कर उन लोगों में से एक है जिसको यूएफसी में शुरू में 3-4 लोगों में शामिल करना चाहिए था हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, फिर भी अभी भी शामिल किया, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलते हैं अगली फाइट की तरफ। अगली फाइट थी पैची मिक्स वर्सेस मारियो बटिस्टा। मैंने तो एनालिसिस में कहा था कि पैची मिक्स 3 टाइम फोड़ेगा मारियो बटिस्टा को, बट दोस्त ऐसा है कि ईगो ना अपने पिछवाड़े में ही रखना चाहिए। अगर आप ईगो को ज़्यादा आगे करते रहोगे ना तो आपके गोबर में गिरने की बारी आ ही जाएगी, और वैसी बारी पैची मिक्स की भी आई। जैसे ही पहले राउंड स्टार्ट हुआ, पहले राउंड में पहले मिनट से ही स्मार्ट गेम प्लान के तहत मारियो बतिस्ता ने बॉडी पे अटैक करना चालू किया पैची मिक्स के, और पहले मिनट से ही मारियो बतिस्ता फाइट में आगे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि मारियो बतिस्ता, टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो मैं ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मारियो बतिस्ता और पैची मिक्स एक लीग के हैं। पैची मिक्स के ना कोई हेड मूवमेंट थी, ना ही कोई और तरह का डिफेंस, और कई बार तो हाथ भी इतने नीचे थे जितने होने नहीं चाहिए। क्लियरली पहला राउंड 10-9 था मारियो बतिस्ता का। दूसरा राउंड एक्चुअली क्लोज था। कई लोगों का मानना है कि पैची मिक्स का था, बट मेरा मानना है कि दूसरा राउंड भी क्लियरली मारियो बतिस्ता का ही था। और तीसरे राउंड में एंड होते समय पैची मिक्स ने काफ़ी अच्छे पंचेस लैंड किए, काफ़ी इफेक्टिव लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत हर्ट भी किया मारियो बतिस्ता को। बट फिर भी मेरे हिसाब से मारियो बतिस्ता ने राउंड के 4 मिनट में इतना कुछ कर दिया था कि ये राउंड उसी का था। मेरा स्कोर था 30-27। 2 जजेस ने मेरे साथ एग्री किया और एक जज ने कहा कि 29-28। शायद एक जज ने लास्ट राउंड पैची को दिया। यार मैं क्या कहूँ इस फाइट के बाद। सबसे पहले तो हमें उस आदमी के बारे में बात करनी चाहिए जिसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है, और वो मारियो बतिस्ता है, पैची मिक्स नहीं। यार मारियो बतिस्ता हमारी मोहब्बत डिज़र्व करता है कि नहीं करता है ये तो मुझे पता नहीं, बट हमारी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है दोस्त। ये फाइटर 8 फाइट विनिंग स्ट्रीक में है, और मेरे हिसाब से मैं जिस फाइटर को एक्चुअली बैंटम वेट का सबसे बेहतरीन फाइटर मान रहा था दुनिया का, या टॉप 3 मान रहा था, उसको अभी अभी हराया है। होजी अल्डो की विन शायद उससे कैरियर के सो कॉल्ड कहने के लिए अच्छी विन होगी, बट मेरे हिसाब से उससे कैरियर की सबसे बड़ी विन अगर कोई है तो वो ये है पैची मिक्स के खिलाफ। अब बात करना पड़ेगा पैची मिक्स के। यार
मुझे नहीं लगता कि मैं पाची मिक्स के बारे में गलत था, क्योंकि जिस पाची मिक्स को मैंने देखा है वो ये नहीं है यार। मेरे हिसाब से पाची मिक्स का ईगो यहाँ पे आ गया। मैंने ईगो की बात की ना, ईगो यहाँ पे उसके सामने आ गया। उसको लग रहा था कि वो स्ट्राइकिंग में ही मारी बतिस्ता को हरा देगा। आपने क्या सीरियस कोई अटेम्प्ट देखा टेक डाउन का? ठीक है, एक जगह पे ये कहा जा सकता है कि उसको बॉडी शॉट इतने सारे पड़ रहे थे कि वो टेक डाउन के लिए थोड़ा दिक्कत होती है उसको, बट स्टिल क्या ये बहाना इस्लाम के सामने या हबीब के सामने कहीं जमता क्या कि बॉडी शॉट पड़ गए हैं तो आप टेक डाउन के लिए अटैम्प्ट नहीं करोगे? पाची मिक्स ने टेक डाउन के लिए सीरियसली कोई अटैम्प्ट किया ही नहीं, और इसके लिए मेरे पास ईगो के अलावा और कोई एक्सक्यूज नज़र नहीं आता है। ये बात अगर आप मुझसे कल भी पूछते तो मैं यही बोलता कि अगर एक्चुअली स्ट्राइकिंग में फाइट रहती है ना तो मारियो बतिस्ता ही जीतेगा। मुझे उम्मीद थी कि ग्राउंड पे फाइट जाएगी, और जब ग्राउंड पे फाइट जाएगी तो पाची मिक्स जो है वो डोमिनेंट नजर आएगा, बट ग्राउंड पे फाइट गई ही नहीं, क्योंकि पाची भाई का ईगो बहुत बड़ा है। उनको लग रहा था कि वो बस एक फाइट दूर हैं टाइटल शॉट से, और मेरे को भी यही लग रहा था। यहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं, और हुआ कुछ उल्टा। और तो और अब डेना वाइट को पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने को मिल जाएगा कि भाई ऐसा है कि यूएफसी भी सबसे बेहतरीन फाइटर है, बाहर के तो चैंपियन भी यहाँ पे आके हक देते हैं, और ऐसा ही नज़र आया है आज। ऑल्दो ही इज़ नॉट रॉन्ग ऑल द टाइम, बट दिस टाइम ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ राइट, सॉरी। यार मेरा मानना है कि अभी भी पाची मिक्स बहुत शानदार फाइटर है, बट ईगो से फाइट नहीं होती है यार, स्किल से होती है, पेशेंस से होती है, डिसिप्लिन से होती है, परसेवेरेंस से होती है, विल पावर से होती है। और ये सारी चीज़ पता आज किसने दिखाई? मारियो बतिस्ता ने। सो ऑल पावर टू हिम। आई मे नॉट लाइक हिम स्टिल, बट आई रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली फाइट की तरफ। नेक्स्ट फाइट है कैल्विन गैसोलम वर्सेस जो फाइफर की। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, शुरुआत में ही नॉकडाउन किया जो फाइफर ने केविन गैसोलम को। बट इंटरेस्टिंगली, जैसा कि हम पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं कि केविन गैसोलम खतरनाक तरीके से रिकवर करता है। केविन गैसोलम ने रिकवरी की, पर रिकवरी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि राउंड ख़त्म होने के पहले एक बार फिर से नॉकडाउन किया केविन गैसोलम को जो फाइफर ने। और मेरे हिसाब से एक क्लियरली 10-8 राउंड था। अगले राउंड में केविन गैसोलम ने काफ़ी अच्छी वापसी की, एक्चुअली ज़्यादा पंचेस हिट किया, पर मेरे हिसाब से पावरफुल पंचेस अभी भी जो फाइफर के ही ज़्यादा थे। तो सेकंड राउंड मैंने केविन गैसोलम को नहीं, जो फाइफर को दिया, और मेरा स्कोर हो गया 20-17। और थर्ड राउंड क्लियरली केविन गैसोलम का राउंड था। जैसे जैसे फाइट आगे जाती गई केविन गैसोलम बेहतर होता गया, एंड ये राउंड जो है मैंने केविन गैसोलम को दिया, मेरा स्कोर हो गया 29-27। जजेस का भी स्कोर इसके आसपास ही था। मेरे हिसाब से एक जज ने दूसरा राउंड भी केविन गैसोलम को दिया, और दिया जा सकता था, और उसने जो है पहला राउंड 10-9 दिया, तो वो भी दिया जा सकता था। मुझे स्कोरिंग से कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरे हिसाब से केविन गैसोलम की परफॉर्मेंस एक नंबर थी यार। 2 बार नॉकडाउन होने के बाद उस कम से कम वो ये दावा तो कर सकता है कि नेक्स्ट 2 राउंड उसने जीते थे, और ऐसा लगता भी है कि जीते थे। जहाँ तक जो फाइबर की बात है, क्या केविन गैसोलम से ज़्यादा पावर थी? बिल्कुल थी। क्या केविन गैसोलम से ज़्यादा मतलब स्पीड थी? बिल्कुल थी। क्या वो यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल दिखाई देता है केविन गैसोलम के मुकाबले? बिल्कुल दिखाई देता है। पर वो पूरे समय सिर्फ पावर शॉट के चक्कर में रहता है, और अगर उसको कोई फाइटर पावर शॉट डिनाई कर दे ना तो वो दिक्कत में आ जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि जो फाइफर टॉप 10 में बना रहेगा, और हो सकता है कि अच्छी फाइट भी करे, 1-2 बिल्कुल ऑसम तरीके के नॉकआउट भी दिखाई दे आपको। बट जो फाइफर में अभी वो एबिलिटी नहीं आई कि वो चैंपियनशिप मटेरियल कहा जाए। वहीं दूसरी तरफ केविन हॉलैंड के बारे में, सॉरी केविन गैसोलम के बारे में मैं क्या कहूँ। हर फाइट वो 185 में ट्रमेंडस ऑड्स उसके खिलाफ रहेंगे जब वो फाइट चेक करेगा, तो हर फाइट में ये होने वाला है, क्योंकि वो नेचुरल 170 पाउंडर है, 185 पाउंडर तो है नहीं। बट केविन गैसोलम को मैं काउंट आउट तो नहीं कर सकता यार। ये परफॉर्मेंस, ये साफ साफ दिख रहा है कि पहला 10 राउंड नहीं होता ना तो दिक्कत में था जो फाइफर। एनीवेज, हम बढ़ते हैं एक मेन इवेंट की तरफ। नेक्स्ट फाइट थी जूलियाना पेनिया वर्सेस केला हैरिसन। साइज डिफरेंस विजिबल था, और अगर साइज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जूलियाना पेनिया का पहले ही राउंड में 1 पॉइंट भी काट दिया गया। क्या ये पॉइंट काटा जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से अगर ये स्टैंडर्ड हर जगह पे लागू है कि बिना वार्निंग के आपका पॉइंट काटा जा सकता है, तो फिर काटा जाना चाहिए। जब भी आई पोक होता है तो भी काटा जाना चाहिए, जब भी लो ब्लो होता है गलत तरीके से तो भी काटा जाना चाहिए, जब भी इलीगल किक्स किसी को पड़ जाती हैं तब भी काटा जाना चाहिए, जब बैक ऑफ द हेड किसी के पंचेस पड़ते हैं तब भी काटा जाना चाहिए। पर काटा जाता नहीं है, सिर्फ वार्निंग दी जाती है। पर इस फाइट में काट दिया गया। एनीवेज, पहला राउंड क्लियरली केला हैरिसन का राउंड था 10-8। दूसरे राउंड में एक्चुअली जूलियाना का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। वो टेक डाउन रोक रही थी, बट जैसे ही टेक डाउन हुआ हम सभी को पता था कि वो टेक डाउन के बाद डिसएडवांटेज में रहेगी, और राउंड खत्म होने के 5 सेकंड 6 सेकंड पहले उसको केला हैरिसन ने सबमिट किया।
फिर अमेंडा नूनेज आ गई केज में, कैला हैरिसन अमेंडा नूनेज बहुत बिल्कुल पुरानी सहेलियों जैसे मिले, एंड नाउ दे विल फाइट। सी, I have no problem with Kayla Harrison and Amanda Nunes, but I just hope that people remember Juliana Pena for what she is. She was a fighter. I don't think so कि जुलियाना पेना के पास अब कुछ और भी बचा है UFC को देने के लिए, तो शी शुड रिटायर। एंड एज फार एज केला हैरिसन, देखिए केला हैरिसन को मैंने वेट बुली कहा और कई लोगों ने डिसएग्री किया, पर आर्गुमेंट मेरे एक भी समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। बट मेरे ख्याल से अगर हमारे उनके पास उनको लगता है कि उनका आर्गुमेंट सही है तो मेरे को ईमेल करें, मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा और फिर मेरे को फ़ोन में मनाएं, क्योंकि आर्गुमेंट लिख लिख के ना काम नहीं चलेगा। बस शर्त यह है कि हम उसको अपना चैनल में डालेंगे। एनीवेज, अगर केला हैरिसन वेट बुली भी है तो उसमें उसकी गलती तो है नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि अभी की केला हैरिसन की गलती है, उसके पास ऑप्शन ही क्या था? UFC ने सिर्फ 135 ओपन रखा है, तो बस वही ऑप्शन था। खैर, ऑल इन ऑल आई वांट पीपल टू रिमेंबर जुलियाना पेनिया बिकॉज आई रिमेंबर ये चैनल में एक बार बंद कर चुका था, 6-7 महीने तक कोई वीडियो नहीं आया था। एंड व्हेन जुलियाना पेनिया वन, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, और दैट्स व्हाई आई रीस्टार्टेड दिस चैनल। दैट्स व्हाई शी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैनल। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ। अगली फाइट है मैराव दिविशली वर्सेस शॉन ओमैली। टू की ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी फाइट हो रही थी। पहला राउंड शॉन ओमैली ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया, और अगर आखिरी के 2.5 मिनट को छोड़ दिया जाए तो शॉन ओमैली उस राउंड को जीत रहा था, बट आखिरी में राउंड को चुरा के ले गया मैराव दिविशली। सेकेंड राउंड जो है पहले राउंड से कहीं ज़्यादा क्लोजर था, पर मेरे हिसाब से इवन स्ट्राइकिंग में भी शॉन ओमैली से बहुत ही हल्का सा मैराव आगे था। तो मेरा स्कोर हो गया 20-18, और तीसरे राउंड में राउंड शुरू होते ही टेक डाउन किया मैराव ने, और लगभग राउंड ख़त्म होते तक कंट्रोल किया, बट राउंड ख़त्म होने के पहले उसने नेक क्रैंक के थ्रू सबमिट किया शॉन ओमैली को। दोस्त, मैं सारी चीज़ें उम्मीद कर रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैराव दिविशली सबमिट करेगा शॉन ओमैली के ऊपर, फिर भी उसने किया। और इसके बाद कुछ चीज़ें ना बहुत स्पष्ट हैं हमारे सामने। अगर ये सवाल है कि क्या गोट है मैराव दिविशली इस डिवीज़न का, तो मेरे हिसाब से तो है। उसको और भी कुछ साबित करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। वही शॉन ओमैली के लिए, शॉन ओमैली एक्चुअली फॉट वेल यार। शॉन ओमैली ने जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस की, और तीसरा राउंड उसमें भारी पड़ गया। अदरवाइज वो पहले और दूसरे राउंड में फाइट में वो था, पर शॉन ओमैली के पास मेरे हिसाब से 145 में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आइदर ही हैज़ टू गो टू 145 और ही हैज़ टू गो टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये उसकी तीसरी चैंपियनशिप फाइट है और अगले चैंपियनशिप फाइट मिलने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मैराव की बात है, गुड लक टू एनी फाइटर हु इज़ गोइंग टू फाइट मैराव नेक्स्ट। मेरे हिसाब से मैराव जो है एक बार और डिफेंड करेगा इस टाइटल को इसी साल, क्योंकि वो एक एक्टिव चैंपियन है, और वो सो कॉल्ड एक्टिव चैंपियन नहीं है, एक्चुअल में एक्टिव चैंपियन है। एनीवेज, तो ये था पोस्ट फाइट वीडियो ऑफ 316। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ध्यान रखिए ज़िंदगी में आप अगर 1-2 बार गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अपनी गलती स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।